हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, ये जीएस में भी पूछा जा सकता है और इसके अलावा ऑप्शनल जिनका पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम उसे सेकुलर बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे पूछा जाए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर बताइए, उसके क्रिटिसिज्म बताइए, तो इंट्रोडक्शन आप बहुत ही सिंपल से रख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है ना, अपने कंटेंट में और अपने स्पिरिट में। हालांकि हमने बोरो किया है बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे प्रोविजन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन ये अपने में यूनिक इसलिए क्योंकि हमने इसे एडजस्ट कर लिया है अपने इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा देखिए, सिंस इट्स अडॉप्शन 1949 में अडॉप्ट हुआ था और टिल 2021 की बात करें तो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं, है ना। इसके अलावा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोला जाता है। कुल 16-17 फीचर हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है लेंदियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के उनमें लेंदियस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, एलाबोरेटेड और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। जब बना था उस टाइम, जब अडॉप्ट किया था उस टाइम 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे। आज की डेट में 465 से ज़्यादा आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और इसे बोलते हैं एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे रीज़न क्या है? 4 रीज़न है। देखिए, एक तो जोग्राफिकल फैक्टर है, दूसरा हिस्टोरिकल, तीसरा ये हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट का, और तीसरा जो हमारे बहुत सारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे जो लोग थे वो लॉयर्स थे, इस वजह से भी हमारा काफ़ी लेंदियस्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब जोग्राफिकल रीजन इसलिए था क्योंकि ये वास्टनेस, हमारी कंट्री ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक लगभग 3200 किलोमीटर्स, ईस्ट से वेस्ट से भी सेम ही 2800 समथिंग, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, ये रीज़न होगा। हिस्टोरिकल रीज़न ये होगा क्योंकि इसने बहुत जगह से अडॉप्ट किया, है ना। जैसे हमारा पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर के जीओआई एक्ट 1935, है ना, इन सबसे कई सारी चीज़ें ली गई, इसलिए काफ़ी बल्कि हो गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रिंसिपल हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि कई सारे डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन दे रखे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, जिन्हें ऑर्डनरी लेजिस्लेशन में होना चाहिए था। इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदियस्ट है। अब जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। शुरू में ही बता दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि इट हैज़ बीन रैंसैक्ड फ्रॉम ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसके अलावा एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जीओआई एक्ट 1935, जिसमें फंडामेंटल राइट्स था, डीपीएसपी था, है ना, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए थे। जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा क्वेश्चन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन इन दोनों का ही एक सिंथेसिस है। और इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, कुछ प्रोविजन है जो सिंपल मेजोरिटी से हमारे अमेंड हो सकते हैं और कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना। इसके अलावा स्टेट से भी रेटिफिकेशन चाहिए। जो हमारा चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखिए, हमारा आर्टिकल 1 तो कहता है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट, है ना, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हमारे जो कई सारे फीचर्स हैं वो बहुत सारे फेडरलिज्म के हैं। और फेडरेशन के फीचर क्या क्या हैं? देखिए, 2 गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, इसके अलावा डिवीजन ऑफ पावर, और उनका बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, है ना, रिजिडिटी क्योंकि अमेंडमेंट काफ़ी मुश्किल है कई सारे प्रोविजंस का, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, और बाईकैमरलिज्म। ये सारे फीचर्स जो हो गए वो हमारे हो गए फेडरल फीचर्स। अब अगर हम बात करें नॉन फेडरल फीचर्स की या यूनिटरी फीचर्स की, तो हमारा क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। इसके अलावा सिटीजनशिप भी सिंगल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन कई मामलों में फ्लेक्सिबल भी है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया इंटीग्रेटेड। इसके अलावा स्टेट के जो गवर्नर हैं वो सेंटर अपॉइंट करता है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न है ना। ये सारे फीचर क्या है? इसको बताते हैं यूनिटरी। तो हमारा इंडिया का जो है वो नेचर है फेडरल प्लस यूनिटरी बायस या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। केसी वेरे जी ने बोला था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला था कि हमारा जो है फेडरल तो है फॉर्म में, लेकिन नेचर में क्या है? स्प्रिट में क्या है? वो यूनिटरी है। इसके अलावा इसको क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। मॉरिस जोन ने इसे बोला बार्गेनिंग फेडरलिज्म। अगर आपका ऑप्शनल पॉल साइंस है तो 3-4 नाम आप लोग ध्यान रखिए। केसी वेरे हो गया, आइवो जेनिंग हो गया, ग्रैनविल ऑस्टिन हो गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो इनके व्यूज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने बोला कि भैया ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म है। आइवो जेनिंग ने बोला कि ये फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और इसके प्रिंसिपल बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ये इसका अपोजिट होता है। ये यूएस में क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया में क्या है? हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम।
अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हमारे यहाँ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होते हैं। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनका रूल होता है, इसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर को, है ना। इसके अलावा मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उनकी मेंबरशिप होती है लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर से ही चुने जाते हैं। लीडरशिप रहती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और जो लोअर हाउस होता है उसका डिसोल्यूशन करता है प्रेसिडेंट। जो सिक्स इंपॉर्टेंट फीचर है ये हमारा, कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी की सिंथेसिस है। अगर हम पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूके, और जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात कर देंगे तो यूएस। तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों का मिक्सचर है। वो कैसे, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, कई सारे लॉस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अपनी जुडिशियल रिव्यू के पावर से। प्लस पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पोर्शन को वो अमेंड कर सकता है। जो सेवन्थ इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मैंने बताया आपको, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है ना, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है आपके लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसी तरह जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। जैसे हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। और हमारा जो, ये तो हमारी बात होगी इंटीग्रेशन की। अब हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। जैसे इनको जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे रखी है, उनका सर्विस कंडीशन फिक्स है ना, वो चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जितना भी एक्सपेंसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सैलरी, ये सब कहाँ चार्ज होगा, अलाउंसेस और प्लस इनका पेंशन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये सारे प्रोविजन इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो है जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। प्लस इसको हमने सेपरेट भी कर रखा है अपने एग्जीक्यूटिव से। एट्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, कितने, 6, जो कि पार्ट 3 में है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। प्लस इसके अलावा रिट्स भी दे रखी हैं इन्फोर्स करने के लिए। और ये फंडामेंटल राइट क्या करता है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, पॉलिटिकल आपके डेमोक्रेसी। और अगर एग्जीक्यूटिव की टायरनी को चेक कौन करता है, ये फंडामेंटल राइट ही चेक करता है। अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो तो जो गवर्नमेंट है वो टायरेंट बन जाए, है ना, और अपने लेजिस्लेचर के थ्रू आर्बिट्ररी लॉज हम पे इन्फोर्स करे। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स दे रखी है, हैबियस कॉर्पस की, मैंडेमस की, सर्चुरी की, कोवेरेंटो की, ताकि हमारे इन राइट्स का रेस्टोरेशन हो जाए। अगर इनका हनन हो तो हम डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट चले जाएँ या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो 9th इंपॉर्टेंट फीचर है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो कि जैसे अम्बेडकर जी ने बोला था, ये नॉवल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल है हमारी कंट्री के गवर्नेंस में, और ये हमारे स्टेट की ड्यूटी है कि इन्हें अप्लाई करे लॉ मेकिंग में। और ये मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल क्या क्या, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है टीपीएसपी को इंश्योर नहीं करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसे वोट आउट किया जा सकता है। तो इसके पीछे जो है मोरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ एक रियल फोर्स भी है, जो कि पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल है। और मिनर्वा मिल केस जो 1980 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच का जो बैलेंस है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसी बेडरॉक पे फाउंडेड है। जो 10th इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। शुरू में नहीं थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड की गई, 10 थी, उसके बाद 86 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। ये पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में स्पेसिफाई हैं। इसमें बहुत सारी जो नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बचाना है, स्प्रिट जो है ब्रदरहुड की वो मेंटेन रखनी है, अपना कंपोजिट हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, इसके अलावा एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक तरह से रिमाइंडर है हमारे सिटीजन्स के लिए कि आप अपना राइट एंजॉय करते करते आप अपनी ड्यूटीज़ के प्रति भी कॉन्शियस रहें, है ना, जो आप अपने फेलो सिटीजन और कंट्री के प्रति ओ करते हैं। जो 11th इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है हमारा सेकुलर स्टेट, जो है वो हमारा सेकुलर है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे स्टेट ने कोई भी ऑफिशियल रिलीजन को अडॉप्ट नहीं किया है, फोल्ड नहीं किया है, सारे रिलीजन बराबर हैं। और ये देखिए एक क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताता है कि हमारा जो स्टेट का जो है करेक्टर सेकुलर है। तो एक क्वेश्चन ही आ सकता है, तो हम ये बोल देंगे सीधे सीधे कि जो टर्म सेकुलर वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में जोड़ा गया। इसके अलावा जो प्रीएम्बल में जो हमें लिबर्टी की बात की गई है, देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी की बात की गई है, तो लिबर्टी जो है वो किसकी, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। तो ये भी शो करता है प्रीएम्बल में कि हमारा
जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। इसके अलावा आर्टिकल 14 है ना, किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे उसके बीच में इक्वालिटी इंश्योर, मतलब इनइक्वालिटी नहीं होने देगा। और आर्टिकल 15 भी है ना, रिलीजन के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी सिटीजन के खिलाफ। आर्टिकल 16 जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 25 टू जो है 28, 25, 26, 27, 28, ये जो हैं ये तो सीधे सीधे आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। 25 हो गया आपका फ्रीडम ऑफ कंशाइंस, है ना, वो अपना प्रैक्टिस करे, फ्रीली प्रोफेस करे, प्रोपोगेट करे अपना रिलीजन। इसके अलावा आर्टिकल 26 हो गया कि किसी भी सेक्शन को, किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन को राइट है अपने रिलीजियस अफेयर को मेंटेन करने का। आप अपना होली, दिवाली, ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं ढंग से। आर्टिकल 27 है कि अगर आप अपना रिलीजन को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। आर्टिकल 28 है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन, मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं उसमें आर्टिकल 29 में ये मेंशन है कि हमारे जो भी सिटीज़न हैं उन्हें अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर इसको कंजर्व करने का पूरा पूरा राइट है। और आर्टिकल 30 है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने का पूरा हक है। ये सारे आर्टिकल बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। इसके अलावा अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि आर्टिकल 44 में मेंशन है, ये भी बताता है कि हमारा जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पॉजिटिव कॉन्सेप्शन है सेकुलरिज्म का उसे अडॉप्ट किया है, मतलब सबको हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। नेगेटिव कॉन्बिनेशन हमारे यहाँ नहीं है कि स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर दें। गांधी जी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ फिर मॉरलिटी गायब हो जाएगी पॉलिटिक्स से। क्योंकि रिलीजियस क्या है, रिलीजन क्या है, रिलीजन आपको अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, कोई भी रिलीजन आपको गलत काम करने की प्रेरणा नहीं देता। तो अगर पॉलिटिक्स में रिलीजन आएगा तो पॉलिटिक्स भी मोरल फोर्स के साथ अच्छी चीज़ों को ही अपहेल्ड करेगी। गांधी जी बहुत बड़े आइडियलिस्ट थे, खैर उसमें हम नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं। जो 12th इंपॉर्टेंट फीचर वो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ना था तो हमारे यहाँ 21 ईयर्स एंड अबव को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में आया था तो वो एज लोअर कर दी 18 ईयर्स पे। ये बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था शुरू में भी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भले वो 21 ईयर एंड अबव को दे दिया। उस टाइम इतनी पॉवर्टी थी, है ना, लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था, इलिटरेसी थी, लेकिन फिर भी जो है नेहरू जी ने और अम्बेडकर जी ने और बाकी हमारे लीडर्स ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दिया, कॉमन पीपल को, ताकि वो जो है उनका इंटरेस्ट जाग सके डेमोक्रेसी में और वीकर सेक्शन को एक मतलब बोलने की आज़ादी मिले और अपना पक्ष रखने का और अपना लीडर चुनने का उन्हें इंडिपेंडेंस हो। जो 13 इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी तो है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, यूनियन गवर्नमेंट भी है, लेकिन सिटीजनशिप हमारे यहाँ एक ही है। कोई भी सिटीज़न हो, किसी भी स्टेट में पैदा हो, है ना, और कहीं भी रहता हो तो उसे सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट मिलेगा सिटीजनशिप का पूरी कंट्री में, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो 14th इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन के बारे में नहीं बताता, ये बताता है कि हमारे यहाँ कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं जो कि हमारे यहाँ जो बुलवर्क का काम करेगी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। जैसे हो गया आपका इलेक्शन कमीशन, है ना, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करेगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यूनियन पार्लियामेंट के लिए। इसके अलावा CAG जो कि ऑडिट करेगा। इसके अलावा UPSC, है ना, स्टेट PSC, ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो कि वर्क करेंगी एज अ बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 15th इंपॉर्टेंट फीचर वो है इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी, ये हो गया आपका स्टेट इमरजेंसी, ये हो गया आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने के लिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई है ताकि हमारी सॉवरेनिटी, हमारी यूनिटी, हमारी इंटीग्रिटी और हमारी सिक्योरिटी, हमारे देश की और हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बचा रहे, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर वो 3 टियर गवर्नमेंट। जब शुरू में तो हमारे केवल 2 टियर गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो एक तीसरा लेयर क्रिएट किया गया जो कि लोकल बॉडीज़ के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह आ गई और रूरल में आ गई आपकी पंचायती राज। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं वो दे रखा है, अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, पार्ट्स वगैरह पे नहीं जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है
ये हमारे शेड्यूल दे रखे हैं, एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा और कहाँ से हमने क्या क्या बोरो किया है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अभी रिसेंटली ही हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन शुरू की है ताकि कोऑपरेटिव्स को अच्छा वो मिल सके मुकाम। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ऐड किया गया था, लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया था, उससे इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रोटेक्शन को। तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। आर्टिकल 19 में जो है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। इसके अलावा डीपीएसपी में भी हमारा आर्टिकल 43 भी ऐड किया गया ताकि उसे प्रमोट किया जाए कोऑपरेटिव्स को। और पार्ट 9 भी जोड़ा गया जो कि आर्टिकल 243 जेड से आर्टिकल 243 जेड टी तक है। और इससे ये इंश्योर किया गया कि भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारी कंट्री में वो ढंग से फंक्शन करें, किसी डेमोक्रेटिक वे में, प्रोफेशनल वे में, ऑटोनॉमस और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में ये डील करें, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे फंक्शन करें। अब देख लेते हैं हमारे क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं। 4-5 क्रिटिसिज्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्योंकि और इसे कई नाम दिए गए, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, अ बैग ऑफ बोरोइंग, अ हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, अ पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन ये कहना बहुत ही अनफेयर होगा ये क्रिटिसिज्म, क्योंकि हमने एज इट इज़ मतलब नहीं चुरा लिया, हमने क्या नेसेसरी अमेंडमेंट, नेसेसरी मॉडिफिकेशन लाए। उसके बाद इंडिया की जो कंडीशन थी उसकी सिटेबिलिटी के अनुसार हमने इनमें चेंजेस भी लाए। तो ये कहना एकदम ही गलत होगा कि ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बोरोड है। अम्बेडकर जी ने भी ये बोला कि ये जो मेरे ऊपर चार्ज लगा है कि हमने ब्लाइंड कॉपी, जो रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है उनकी ब्लाइंड कॉपी हमने ला दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो चार्ज है ये एक इनएडिक्वेट स्टडी पे बेस्ड है। जो सेकंड हमारा क्रिटिसिज्म है कि वो कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट का, और ये एक अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट का, लेकिन ये कहना भी गलत होगा। इसके अलावा सर आइवर जेनिंग ने भी बोला कि हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायरेक्टली जो है जीओआई एक्ट 1935 से आ गया है, और इसके सारे टेक्सचुअली ही हमने पूरे कॉपी कर लिए हैं सारे प्रोविजन। इसके अलावा पी.आर. देशमुख जी ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एसेंशियली क्या है, जीओआई एक्ट 1935 ही है, और इसमें केवल एक चेंज किया गया है कि उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड कर दिया गया है। या आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ये बोला पी.आर. देशमुख जी ने। तो इस पर हमारे अम्बेडकर जी ने बोला था कि हमें ये कहने में बिल्कुल भी अशेम नहीं हूँ कि हमने ये बोरो किया है, लेकिन ये प्लेगरिज्म नहीं है ना। कोई भी पेटेंट नहीं कर सकता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ हैं वो देखिए सबकी जगह सेम ही होंगे ना। हर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशन देश का अच्छा चाहेगा, है ना, डेमोक्रेटिक हो, अच्छे वैल्यूज़ हों उसमें। तो ये कहना कि कॉपी कर लिया तो ये तो गलत है। थर्ड क्रिटिसिज्म है कि ये अन इंडियन है और एंटी इंडियन है। अब ये अन इंडियन कैसे है कि ये जो है पॉलिटिकल ट्रेडिशन इंडिया के वो नहीं शो करता, ना ही वो स्पिरिट ऑफ इंडिया शो करता है, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हनुमंतैया जी जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने बोला कि हम तो चाहते थे कि म्यूज़िक हो वीणा का और सितार का, लेकिन अब इन्होंने हमारे इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक हमारे लिए बजा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह लोकनाथ मिश्रा जी ने बोला कि जो है ये स्लैविश इमिटेशन है, मतलब दासों की तरह हमने कॉपी कर लिया है वेस्ट का, और तो और ये हमने स्लैब, हमारा सरेंडर है वेस्ट को, स्लैविश। तो और प्लस ये भी बोला गया कि लक्ष्मी नारायण साहू जी ने, इन्होंने बोला कि जो आइडियाज़ हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, फ्रेम्ड है, वो क्या है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये जो है आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही हम इसे ऑपरेशन में लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ये टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना, हमने 49 में अडॉप्ट किया था, आज देख लीजिए कितने साल हो गए। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है विद स्लाइड अमेंडमेंट्स, है ना, आरटीए वर्क कर रहा है। तो ये कहना कि हमने ये इंडिया की स्प्लिट को नहीं रिप्रेजेंट करता या अन इंडियन, ये भी गलत है। जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है कि ये अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसमें गांधी जी की फिलॉसफी और गांधी जी के आइडियाज रिफ्लेक्ट नहीं होते, और एग्जैक्टली जो गांधी जी कहते थे इसका उल्टा ही हो गया है यहाँ पर। जो टी प्रकाशन जी ने उन्हें बोला कि अंबेडकर जी ने गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया नहीं, है ना, और इनका गांधी जी के आइडियाज़ के खिलाफ, इनका गांधी जी और अंबेडकर जी में वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा था। इसका असर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अन गांधीयन हो गया है या एंटी गांधीयन हो गया है। ये कहना भी गलत है ना। लेटर स्टेट पे हमने पंचायती राज एक्ट आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी में शुरू से ही था विलेज पंचायत के बारे में, है ना, और बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ ही गया, 73rd से पंचायती राज व्यवस्था आई गई। जो फिफ्थ क्रिटिसिज्म है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलिफेंटाइन साइज, मतलब इतना बड़ा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है।
एवर जेनिंग साहब ने बोला। तो ये हालत काफ़ी सही है, लेकिन इसका ये हम कह सकते हैं कि इसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर को भी डील किया कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ, है ना। जो हम लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, हम इसमें इसे काउंटर कर सकते हैं। जो लास्ट क्रिटिसिज्म है वो है कि ये पैराडाइज ऑफ लॉयर था, क्योंकि बहुत सारे लॉयर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा लीगलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर साहब खुद ही एक लॉयर थे, बैरिस्टर थे, इस वजह से लीगलिस्टिक और कॉम्प्लिकेटेड बन गया है और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है और ये लॉयर्स पैराडाइज हो रखा है और ये बहुत सारे एवेन्यूज़ खोल देगा लिटिगेशन के, है ना। और बहुत सारे जो हमारे नए नए लॉयर होंगे उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो यहीं पे हमारे सैलिएंट फीचर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिसिज्म खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, देख के बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।